जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाए और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, आपको दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस और इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। जिन भी साथियों को पढ़ना है टीजीटी, पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर, दोस्तों एलटी ग्रेड, आरपीएससी आदि के लिए हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो अभी ऑफर है हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में। आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों मात्र 1200 रुपए में। ठीक है, पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों, जिनको भी मॉडल पेपर परचेस करना है, 150 नंबर का 150 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर रहेगा। ऐसे करके इसमें 30 मॉडल पेपर रहेंगे और कुल मिला के 4500 क्वेश्चन रहेंगे। 599 का कोर्स है, इसमें आप आज ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी टीजीटी, पीजीटी वाले हमारे साथी हैं, एलटी ग्रेड वाले, मास्टर कैडर वाले, केबीएस, एलटी ग्रेड और डीएसएसबी वाले साथी हैं और हिंदी साहित्य आपको बहुत अच्छे से विस्तृत पढ़ना है, तिरकी तरीके से पढ़ना है, तो 1500 में 12 महीने का कोर्स लॉन्च किया गया दोस्तों। 1500 में 12 महीने का जो लॉन्च है, अभी होली ऑफर है 20 तारीख तक, तो 1200 में 12 महीने, 1200 में 12 महीने आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स परचेस करना है, नोट्स परचेस करना हिंदी गद्य का विकास, मतलब ये 2 पार्ट में है। ये हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारत, ये पूरा का पूरा दोस्तों इस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट में पूरा आपका है, ये पार्ट सेकंड में आपका है हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास। ठीक है, और ये पत्र पत्रिकाओं, प्रमुख कथन। तो कुल मिला के 35 चैप्टर इसमें है। साथ ही दोस्तों ये पूरा मतलब जो है महत्वपूर्ण जो ट्रिक है, इसमें बीच बीच में आपको ट्रिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहां जैसी ट्रिक निकलती गई है कवियों की दोस्तों और जिस भी प्रकार की रचनाओं की, वो ट्रिक भी आपको इसमें एडजस्ट की गई है, इसमें आपको इन नोट्सों में मिलेंगी। तो जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है अपने घर पर, उनको 2100 रुपए पे करना है दोस्तों। किस नंबर पर? 909866099291 नीचे चल रहा है, उस नंबर पे आप फोन पे कर सकते हो 2100 रुपए। व्हाट्सएप पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट, नाम, नंबर और पूरा पता भेज सकते हो। ठीक है, ताकि आपको पोस्ट के माध्यम से ये नोट्स आपके घर तक पहुंचा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये सेशन। आज का आपका पहला प्रश्न है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? हिंदी का पहला कवि माना तो किस कवि को माना है? एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सभी लोग बताएंगे। और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो, लाइक कर दो। ये रोज क्लास होती है दोस्तों रात्रि 9 बजे। ठीक है, इस क्लास में आपको बढ़िया बढ़िया फैक्टों को, बढ़िया बढ़िया प्रश्नों को यहाँ पर तैयार करवाया जाता है। अब ये पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको चयन करना है कि राहुल सांकृत्यायन ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और आपको पता ही है कि सर राहुल सांकृत्यायन ने जो माना है वो माना है किसको? सरहपाद को। यानी कि आपका जो सरहपा है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर सरहपा, जो कि सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने जाते हैं सरहपा, और सिद्धों की संख्या मानी जाती है दोस्तों 84। ठीक है, और सरहपा को अपन को याद रख लेना है। उसके बाद यहां पर दोस्तों संदेशण सबित्रऊ पई मई कहड़ू न जाई, जे कालांगुली मुदणऊ सो बाहिणी समाई। ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है। विमल सूरी हैं, अद्दहमाण है, दामोदर भट्ट हैं या फिर हेमचंद्र हैं। तो किन भी कौन से साथी हैं दोस्तों ऐसे जिनको भी नोट्स मंगवाना है? वो सभी साथी जिनको नोट्स मंगवाना है। ठीक है, तो यहां पर संदेशणऊ सबित्रऊ पई मई कहड़ू न जाई, ये पंक्ति बताना है। ये पंक्ति किस रचनाकार की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जो पंक्ति मानी जाती है, ये पंक्ति मानी जाती है दोस्तों, ये जो पंक्ति ली गई है वो संदेश रासक से, संदेश रहू है ना, तो संदेश रासक से पंक्ति ली गई है, संदेश रासक से। और संदेश रासक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? संदेश रासक के शंकरलाल, सी नहीं, यहां पर बी नंबर होगा। संदेश रासक एक रचना है जिसे आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है, और वो किसकी? अद्दहमाण या फिर अब्दुल रहमान। ठीक है, तो यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन किसका है? 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान
बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। जल्दी से बताइए उत्तर, फटाफटा से बताना है। 2100 रुपए पे करना है अमित कनौजिया जी। बताइए, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका ध्यान? मिश्र बंधु का ध्यान। मिश्र बंधु ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है दोस्तों। बताइए 3 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि सर ये जो प्रश्न है, ये जो कथन है, ये कथन माना जाता है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। यानी आपका उत्तर डी नंबर चला गया। ठीक है, ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? तुलसीदास किसके नहीं है? बताओ। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, समुच्चय हनुमान चरित और पार्वती मंगल, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। 9098 वाला शशि त्रिपाठी जी, 9098 वाला 9098609291। ठीक है, इस वाले नंबर पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 9098 वाला 609291। ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो यहां पर वैराग्य संदीपनी तो आपका हो जाएगा, कृष्ण गीतावली आपका हो जाएगा, हनुमान चरित के नहीं है। ठीक है, तो हनुमान चरित के नहीं है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर, चौथे नंबर का आपका जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हनुमान चरित, बाकी वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और पार्वती मंगल, ये तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, ये किसका कथन है? जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, ये कथन किसका है? 5 नंबर का क्वेश्चन, श्याम मनोहर पांडे का, चंद्रवली सिंह का, विजय देव नारायण शाही का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का। प्रदीप कुमार जी बताइए। सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? राहुल जी, वीना जी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, ये कथन किसका है? ये बताइए, उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए गेमिंग बट जी। और 5 नंबर का क्वेश्चन, और 5 में उत्तर है आपका सी नंबर, यानी कि विजय देव नारायण शाही। ठीक है, ये कथन दोस्तों शाही जी का है, विजय देव नारायण शाही के। इन्होंने कहा था कि जायसी पहले कवि हैं, सूफी तो ये बाद में हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? संदीप विश्वकर्मा जी, विजय देव नारायण शाही हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जसोदा कहां कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मों पे कहे नहीं जात, ये पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताओ। 6 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों हिंदी साहित्य में 1200 में 12 महीने के लिए। 1200 में 12 महीने का एक कोर्स है हिंदी साहित्य का, लाइव क्लासों के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। लाइव कोर्स है, ठीक है, रिकॉर्डेड भी रहता है, लाइव कोर्स भी, लाइव क्लासें भी रहती हैं, ट्रिकी वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहते हैं। ठीक है, आज का टेस्ट सभी लोगों ने दिया है कि नहीं? आज नाटक का टेस्ट हुआ था, नाटक का और प्रयोगवाद का टेस्ट हुआ था। सभी साथियों ने ये दोनों टेस्ट दिए हैं, जितने भी हमारे पेड मेंबर की नहीं दिए हैं, और किसके कितने नंबर आए हैं जरा बता दो। जसोदा कहां कहो हो बात 6 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका उत्तर है कि सर ये जो पंक्ति है ये चतुर्भुज दास की पंक्ति है। ठीक है, तो चतुर्भुज दास, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर कि आधार मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और, ये पंक्ति किसकी है? उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो किस आचार्य ने किया है बताइए। दीपिका शुक्ला जी। 7 नंबर का क्वेश्चन है, और अधर मधुरता कठिनता कुछ, ये चयन करना है 7 नंबर में, और 7 का जो उत्तर जा रहा है वो जा रहा है कि सर 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और उत्तर चला जाएगा आपका भिखारी दास। ठीक है, यानी आपका जो बी नंबर है ये आंसर बिल्कुल सही है, भिखारी दास आपका सही है। निम्न में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? 8 नंबर का क्वेश्चन, रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता है,
सामाजिकता है, निर्व्यक्तता है या फिर ऐतिहासिकता है। 8 का क्वेश्चन है। कुमकुम जी, रमा जी, युवराज जी, अर्चना, निशा जी, प्रश्न क्रमांक 8 में सभी लोग एक बार लाइक कर दो और अपने मित्रों तक, अनीता जी, अनिल तिवारी जी, शेयर कर दो। पूजा देवी जी, रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी मानी जाती है, ये बताना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब अच्छे नंबर लाए हैं आप लोगों ने। लबडी जी वेरी गुड, विश्वास जी, राहुल जी। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर कि रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है, 8 नंबर के क्वेश्चन में। और आपने लगाया कि सर रीति मुक्त कविता की जो विशेषता मानी जाती है वो मानी जाती है स्वच्छंदता। ठीक है, स्वच्छंदता। दोस्तों जो अपने नोट्स हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक भी दी है, जैसे अपन ने तार सप्तक के कवियों की ट्रिक दी है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति काव्यधारा, इनकी ट्रिक दी है। तो महत्वपूर्ण चीजों की ट्रिक भी आपको उसमें मिलने वाली है नोट्स में। तो जिनको मंगवाना है वो 2100 रुपए पे करके दोस्तों पोस्ट के माध्यम से नोट्स मंगवा सकते हैं। ठीक है, उसमें पूरा आपका हिंदी साहित्य रहेगा, काव्य शास्त्र को छोड़ करके। एकांत संगीत किसकी रचना है, एकांत संगीत किसकी रचना है, श्रीधर पाठक की, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्लांचल या फिर महादेवी वर्मा की। बताइए एकांत संगीत के रचनाकार कौन है दोस्तों। 4 विकल्प हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर यहां पर देखते हैं क्या जा रहा है। एकांत संगीत ये किसकी रचना है, सृजन कुमार जी, अनुपम जी, कुमकुम जी और मंजू जी, दारसू जी, एकांत संगीत ये किसकी रचना है। 9 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर चला गया कि सर एकांत संगीत के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ था दोस्तों, इनकी रचना में मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश इनकी धार्मिक रचनाएं भी मानी जाती हैं। ठीक है, और इन्हें दोस्तों छई रोमांस का कवि कहा जाता है, हालाबाद का प्रवर्तक भी माना जाता है हरिवंश राय बच्चन को। इनको अपन को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, उसके बाद यहां पर बताना है दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है। दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है, 10 नंबर का क्वेश्चन। श्रीनिवास दास हैं, राधा कृष्ण दास हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं। दुखनी वाला नाटक इसके लेखक कौन माने जाते हैं, प्रमोद सैनी जी बताइए। दुखनी वाला बहुत ही अच्छा ये नाटक है दुखनी वाला। और 10 नंबर में आपका यहां पर उत्तर जा रहा है दुखनी वाला। मैंने आपको बताया था कि जो दुख और दुखनी वाला होता है वो कहां जाते हैं, और इस राधा कृष्ण के दास बन जाते हैं। ठीक है, दास बन जाते हैं। तो दुखनी वाला राधा कृष्ण दास, यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है, राधा कृष्ण दास आपका राइट आंसर है। ठीक है, दुखनी वाला कहां पहुंच जाते, और इस दुखनी वाला जो भी होते वो राधा कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह है प्रेमचंद का नहीं है, प्रेमचंद का कौन सा नहीं है, प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें या फिर सप्त सरोज। कौन सा कहानी संग्रह है प्रेमचंद का नहीं है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। और 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं माना जाता। बताइए, और एक बार जल्दी से लाइक करो। प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह नहीं है, बताएं। पुष्पा जी, शंकर लाल जी, 11 नंबर के क्वेश्चन में आपने उत्तर बताया कि सर प्रेम पच्चीसी है, प्रेम द्वादशी भी है, सप्त सरोज भी इनका कहानी संग्रह है, लेकिन ये मोहब्बत की राहें ये इनका कहानी संग्रह नहीं है प्रेमचंद जी का। यानी कि आपका जो उत्तर जा रहा है दोस्तों वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है आपका सी की तरफ जा रहा है। सी नंबर जो आपने बताया ये बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर सही है अनुपम जी, बिल्कुल। भैरव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है, फणीश्वरनाथ रेणु का कौन सा नहीं है, बताओ। आदिम रात्रि की महक, अग्निकोर, अच्छे आदमी या फिर गरीबी हटाओ। कौन सा कहानी संग्रह रेणु जी के बारे में अपन देखते हैं कि सर फणीश्वरनाथ रेणु ये आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, और इन्होंने हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था मेला आंचल, और मेला आंचल आपको याद करना है। और जो फणीश्वरनाथ रेणु का पूछा गया कि इनका कहानी संग्रह कौन सा नहीं है 12 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर चला गया कि सर आदिम रात्रि की महक फणीश्वरनाथ रेणु का है, अग्निखोर ये भी है, अच्छे आदमी भी है, लेकिन गरीबी हटाओ
ये गरीबी हटाओ, ये दोस्तों रेणु जी का नहीं है, यानी कि आपका उत्तर डी जो आपने लगाया वो बिल्कुल सही है। डी नंबर सही है। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? निर्वासित, परख, त्यागपत्र या फिर अंतराल? मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? ये 13 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। 13 नंबर का उत्तर आपको बताना है। किस उपन्यास की पात्र है मृणाल? बताइए। पुष्पा मौर्य जी, अनीता जी, उपमा जी, मंजू जी, कमला जी, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में? और उत्तर चला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। मृणाल किस उपन्यास की पात्र हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बता रहा है। 13 नंबर में बताया है मंजू बाला ने सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनमोल यादव जी आपने भी सही बताया सी, यानी कि त्यागपत्र। त्यागपत्र की रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। त्यागपत्र की रचनाकार कौन है? ये त्यागपत्र उपन्यास है किसका, ये भी बताइए जल्दी से। फिर अगले क्वेश्चन की ओर यहां पर आते हैं दोस्तों। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? 14 नंबर का क्वेश्चन। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आबा, सम्रांगण, अनित्य या फिर अंतर्वसी? बताइए। पीएचडी एग्जाम निकल गई मायाराम जी का, बहुत बढ़िया। तो बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? ये 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। और 14 नंबर के क्वेश्चन में आपने सही आंसर बताया कि सर बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित जो उपन्यास है वो कौन सा है? आबा। और आबा एक किसका उपन्यास है ये भी आपको बताना है 14 नंबर में। अपन ने कई बार मैंने आपको बताया और ये आबा उपन्यास पूछा भी जाता है। ठीक है, आबा उपन्यास किसका है तो ये भी आपको बताना है। बताइए ज्योति जीवन जी, गीता जी, बताओ नव कंबोज जी कि बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास है आबा। आबा के रचनाकार कौन है? और बता दिया पूजा देवी ने कि सर इसके रचनाकार है चित्रा मुदगल। बिल्कुल सही आंसर। शिव शंभू के चिट्ठी के रचनाकार कौन है? 15 नंबर का क्वेश्चन। बाल मुकुंद गुप्त हैं, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं? बिल्कुल सही श्वेता जी, अनुपम जी। शिव शंभू के चिट्ठी इसके रचनाकार कौन है? 15 नंबर का क्वेश्चन। और ये शिव शंभू के चिट्ठी कई बार पूछा जाता है। शिव शंभू के चिट्ठी इसके रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं क्या या श्याम सुंदर दास हैं? इन 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। और जिन भी साथियों को दोस्तों नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य दोनों के, ठीक है, तो आप दोस्तों नीचे नंबर चल रहा है 9098609291 वाला, उसमें 2100 रुपए आप फोन पे कर सकते हो और स्क्रीनशॉट और पूरा पता मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। ठीक है, तो शिव शंभू के चिट्ठी इसके रचनाकार कौन है? 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त हैं। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। ये नंबर का आपका बाल मुकुंद गुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? 16 नंबर। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है रिया वर्मा जी, शिवानी ठाकुर जी। 16 नंबर के क्वेश्चन में बताइए काशी नागरी प्रचारणी सभा इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही ये भी आपको पता होनी चाहिए कि जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसके प्रथम सभापति कौन थे। और एक दोस्तों का नागरी प्रचारणी पत्रिका भी निकली थी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि वो कब निकली थी। ठीक है, तो यहां पर काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति आपसे पूछा गया 16 नंबर के क्वेश्चन में, तब आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। मायाराम जी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में पहली नंबर, वेरी गुड मायाराम जी। तो बाबू राधा कृष्ण दास, ये आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका सही है। इनमें से कौन सा ब्राह्म चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? 17। कौन सा ब्राह्म चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ये आपको बताना है श्वेता जी। पीजीटी का इंटरव्यू है, मुझे किसी ने बोला कि नहीं है क्या? श्वेता जी का इंटरव्यू पीजीटी का, तो यहां पर बताना है कौन ब्राह्म चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। श्वेता जी निकल जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। और
तो यहां पर 17 नंबर का कुछ अलग सा क्वेश्चन है और आपका उत्तर चला गया डी नंबर। डी यानी कि ये जो वाला ये जो है ये दोस्तों पूर्ण विराम ये नहीं दिया गया अंग्रेजी से, तो डी नंबर सही है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? अच्छा क्वेश्चन है। पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या संघर्षहीन है, ये बताना है। 1893 में दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी और 1896 में नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। संजय पाठक जी 18 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। 18 का उत्तर आपका क्या जा रहा है? प्रयत्न के आधार पर किस प्रकार की ध्वनि है? ला। बताओ, बताइए। अर्पिता जी, ममता जी, नामवर सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 18 का क्वेश्चन और 18 में आपने बताया कि सर ये प्रयत्न के आधार पर जो ला ध्वनि है ये पार्श्विक है और पार्श्विक बिल्कुल बताया। सतीश कुमार जी ये नंबर सही हो जाएगा। पार्श्विक कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार और अर्थालंकार ये आपने पढ़े हैं, तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है? श्लेष, विवक्षा, उपमा या फिर वक्रोक्ति। वक्रोक्ति 24 मार्च को इंटरव्यू है। बहुत बढ़िया मायाराम जी। तो यहां पर कौन सा शब्दालंकार नहीं है? 19 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है और 19 में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? उत्तर चला गया कि सर उपमा। उपमा जो है ये शब्दालंकार नहीं है और उत्तर चला गया सी नंबर। सी नंबर सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये दोस्तों शब्दालंकार नहीं है, तो उपमा आपका राइट आंसर है। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। बताओ, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? भट्टनायक ने, श्री शंकुक ने, भट्टलोल्लट या फिर अभिनव गुप्त ने? 20 नंबर में आपको चयन करना है दोस्तों। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर जो अभिव्यक्तिवाद की स्थापना की है वो आचार्य हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त हैं, बहुत बढ़िया। अभिनव गुप्त आपने बिल्कुल सही बताया। डी नंबर आपका राइट आंसर है। डी नंबर सही है। अब दोस्तों यहां पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। यहां पर बताइए, सही अनुक्रम बताइए। सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक कर दो सभी साथी। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। जिनको भी अभी कोर्स में एडमिशन लेना है तो 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है दोस्तों। हिंदी साहित्य को ट्रिक से आप पढ़ सकते हो। 1200 में 12 महीने का ऑफर है, ठीक है। और जिनको भी नोट्स मंगवाना हो वो 2100 रुपए में नोट्स दोस्तों अपने घर तक मंगवा सकते हो हिंदी साहित्य के, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आपका आना चाहिए। प्रश्न है आपका 21। यहां पर देख रहे हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको यहां पर चयन करना है 21 नंबर के क्वेश्चन में। और 21 में सबसे पहले दोस्तों आपका कौन सा आएगा? सबसे पहले तो ये श्राप का 4 रचना आएगी, फिर भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास और रेवंत गिरी रास। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो यहां पर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने आंसर सही बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। सभी लोग बताएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। यहां से तो आपको बनेगा ही क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में लिखा गया था, हिंदी, फ्रेंच या फिर जर्मन में लिखा गया था? बताइए किस भाषा में लिखा गया था? रामवती जी, अमित अवस्थी जी, प्रश्न क्रमांक 1 में 1200 में 12 महीने के लिए जिनको भी लेना है ऑफर मात्र 20 मार्च तक है दोस्तों। ये ऑफर आपके लिए 20 मार्च तक दिया गया है। आप इस ऑफर का लाभ कभी भी ले सकते हो। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आके निरंतर क्लासें चलती हैं आपके लिए, लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें, हर टॉपिक बाय टेस्ट भी होता है, हर संडे को भी टेस्ट होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तब आपका उत्तर है कि सर हिंदी भाषा का जो सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया वो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में इस्तबार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि दोस्तों गार्सा द तासी जिसके रचनाकार थे, ठीक है। तो यहां पर आपका सी नंबर जो है सही है। पंडिये सयल सत्य बखाड़ई देह ही बुद्ध बसंत न जाड़ई।
ये पंक्ति आपको याद करवाई थी मैंने आपसे, गलत नहीं करना। ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न क्रमांक 2 नंबर में। बताओ ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जल्दी से आपको बताना है, बताएं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, पंडिय सयल सत्य बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जाणई। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सभी साथी एक बार जल्दी से लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें 2 नंबर के क्वेश्चन में। और 2 नंबर के क्वेश्चन में जो ये पंक्ति पूछी गई, ये पंक्ति है सरहपा जी की, पंडिय सयल सत्य बखाणई, सरहपा जी की पंक्ति। ये नंबर सही है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्न में से किस कवि के संबंध में है? 3 नंबर का क्वेश्चन, किस कवि के संबंध में? बिहारी के, विद्यापति, भिखारीदास या फिर मतीराम? किसके संबंध में ये कथन आचार्य शुक्ल ने कहा है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन ये किस कवि के बारे में कहा है ये आपको पता होनी चाहिए। बताइए मेनका जी। प्रश्न क्रमांक 3 नंबर में आपको चयन करना है। और 3 नंबर का क्वेश्चन है कि सर ये कहा है किसके किसके कहा है? रावंत जी, ये कहा है विद्यापति के बारे में, विद्यापति के बारे में कहा है। विद्यापति अपन को पता है आदिकालीन कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली इनकी रचनाएं हैं। पदावली इनकी मैथिली भाषा में रचनाएं हैं। ठीक है मनोज कुमार जी, विद्यापति आपका सही है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? मैथिली हिंदी में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। स्नेहलता शर्मा जी, प्रदीप जी, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? 4 नंबर के क्वेश्चन में एक बढ़िया सा प्रश्न आपसे पूछा गया है, और वो रचना कौन सी है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? ये आपको बताना है, ये आपको चयन करना है। तो बताइए और चयन करिए आपका सही उत्तर क्या है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है, ये चयन करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है कौन सी? वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर है। और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कौन है दोस्तों? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। क्वेश्चन आता है ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। बी नंबर आपका सही है। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? 5 नंबर का क्वेश्चन, कीर्ति पताका, आलाखंड, रणमल्ल छंद या फिर बीसल देव रासो। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। और आपका यहां पर सही उत्तर क्या रहा है? 5 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से सभी लोग बताएंगे। उत्तर यहां पर हो रहा है कि सर ये जो राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है, तो वो है कौन सी रचना? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। ठीक है, नरपति नाल की रचना है, अजमेर के शासक से संबंधित रचना है, जिसकी नायिका कौन है? राजमती। यानी कि यहां पर आपका उत्तर चला गया सी नंबर। शाश्वती डायरी के लेखक कौन है दोस्तों? शाश्वती डायरी, डायरी आपने पढ़ी है दोस्तों, डायरी गद्य की अन्य विधाओं में आपने पढ़ा होगा। शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? दिनकर हैं, बच्चन है, रघुवीर शाह या फिर अज्ञे हैं। तो साथियों जिनको भी ये नोट्स मंगवाना है, ये नोट्स आप मंगवा सकते हो अपने घर में। ठीक है, हिंदी साहित्य के 2 पार्टों में ये नोट्स बनाए गए दोस्तों। एक पार्ट में आपका पूरा पद्य साहित्य और एक पार्ट में पूरा गद्य साहित्य। ठीक है, तो ये पार्ट जिनको भी मंगवाना है, नोट्स ट्रिकी नोट्स दोस्तों, जहां पर आपको बहुत सारी ट्रिकी ही ट्रिक बनाई गई है। तो जिनको भी मंगवाना हो अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ये नोट्स देख सकते हैं बाई पोस्ट। ठीक है, आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर आपसे पूछा गया है कि शाश्वती डायरी के रचनाकार कौन है? 6 नंबर का। तब आपका उत्तर है कि सर अज्ञे। कौन है? अज्ञे जी हैं। डी नंबर में, काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है दोस्तों? यानी कि मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है? सीधी अर्थों में अगर बात कहें तो 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है गीत गोविंद की टीका, प्रेम तत्व निरूपण राग गोविंद या फिर नरसिंह जी का मायरा। 7 नंबर के क्वेश्चन में। और उत्तर जा रहा है कि सर काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई, यानी कि मीराबाई जी की रचना कौन सी नहीं है? तो ये गीत गोविंद की टीका तो है, राग गोविंद भी है, नरसिंह जी का मायरा भी है। ये प्रेम तत्व निरूपण नहीं है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने दोस्तों पूछा गया था और आपने बिल्कुल सही करेक्ट आंसर बताया है।
अगला आपका है रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो किसने मिलाया है बताइए। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 में आप बता सकते हो 8 का उत्तर क्या है। रीतिकाल के किस कवि, बताइए बताइए नबिका सरोज जी, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? 8 नंबर के क्वेश्चन में वो कवि कौन है ये बताइए जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 8 और आपका बिल्कुल सही है कि सर वो रीतिकाल के वो कवि कौन है? वो कवि हैं कौन? पद्माकर जी। पद्माकर, जिन्होंने कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ साथ दोस्तों जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। तब आपका उत्तर डी नंबर यानी पद्माकर आपका सही है। कौन सी रचना देव की नहीं है? कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि कुल, कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास या फिर अष्टयाम, यानी कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। और 9 में आपका सही उत्तर क्या हो रहा है? कौन सी रचना देव की नहीं है? देव कवि की रचना कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा आपका कि सर वो रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है देव की? भाव विलास तो है, अष्टयाम भी है, भवानी विलास भी है। कौन सी नहीं है? कवि कुल कल्पतरु नहीं है, यानी कि आपका उत्तर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर कवि कुल कल्पतरु, तो ये रचना किसकी है फिर? ये बताइए 9 नंबर का क्वेश्चन बताएं। तो अपन ने पढ़ा था कि सर कवि को कुल की चिंता है, कवि को कुल की, तो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है, यानी कि आपका ये नंबर सही है। सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक, ये पंक्ति किसकी है? 10 का क्वेश्चन बताना है आपको। रमा शर्मा जी, सुरेंद्र नाथ जी, मन्नत जी, रीता जी, सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक, ये काव्य पंक्ति किसकी मानी जाती है? 10 नंबर के क्वेश्चन में कबीरदास की है क्या? 10 नंबर में। और बोले सर सूर्य समाना चंद में दुहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। तो ये पंक्तियां, बोले सर ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। बी नंबर कबीरदास का जन्म कब हुआ था? बताइए जल्दी से। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? रास पंचाध्यायी आपने पढ़ा होगा कि सर एक नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी, बताइए। तो रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? रोला में, दोहा में, सोरठा या फिर चौपाई में? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? 11 नंबर के क्वेश्चन में, और वो लिखी गई दोस्तों रोला छंद में। कौन से छंद में लिखी गई रास पंचाध्यायी? आपने पढ़ी होगी कि रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। और इसी रास पंचाध्यायी रचना की प्रसिद्धि के आधार पर दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नंददास को क्या कहा था? जड़िया कवि, और कवि गड़िया और नंददास जड़िया, ये कहा था ना रामचंद्र शुक्ल ने। वो क्यों कहा था? इसी रास पंचाध्यायी रचना की प्रसिद्धि के कारण कहा था। तो ये रोला छंद में लिखी गई रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है नंददास की। कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? बताओ। 12 नंबर के क्वेश्चन में राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, हेत हरिवंश, गोविंद स्वामी या फिर शीत स्वामी, ये बताइए। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का क्वेश्चन बताना है। सुनील कुमार जी, उदय यादव जी, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सभी साथी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है। अपने मित्रों तक शेयर करते रहें, इन क्लासों से जुड़े रहें। और जिन भी साथियों को पेड क्लास में एडमिशन लेना है, आप सेल्फ स्टडी क्लासेस में ऐप डाउनलोड कर लें। 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है, बढ़िया तरीके से ऑफर। और जिनको भी नोट्स मंगवाना है, आप 2100 रुपए पे करना है आपको 9098609291 वाले नंबर पर, और स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पर और पता भेजना है बाई पोस्ट। आपके दोस्तों ये जो नोट्स हैं आपके घर तक पहुंचेंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 12 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर हो जाएगा हेत हरिवंश, यानी कि बी नंबर आपका हेत हरिवंश बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, ये कथन किसका है? 13 नंबर में कथन किसका? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, लाला भगवान दीन का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, ये कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है।
बताइए। नामवर सिंह जी, विशाख जी, बताएं। और 13 नंबर में बहुत ही अच्छा ये कथन दोस्तों पूछा गया है 13 नंबर के क्वेश्चन में, और सीधा आंसर आपका, आप लोग बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं कि सर ये जो कथन है ये शुक्ल जी का कथन है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, यानी सी नंबर सही है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां पूछी गई हैं आपसे, तो बताएं ये पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? जल्दी से चयन कीजिए। और रोज एक क्लास रात्रि 9 बजे होती है दोस्तों, लाइव क्लास। बाकी की बहुत सारी जो लाइव क्लासें हैं, ठीक है, बहुत सारी जो लाइव क्लासें हैं दोस्तों, वो पेड मेंबर पेड क्लास में होती हैं। 2 लाइव क्लासें शाम को 5 से 5:40, 6:30 से 7:10, और पेड क्लास में रिकॉर्डेड क्लासें भी रहती हैं सारी। हमन है इसके मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। ये 14 नंबर के क्वेश्चन में ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है दोस्तों कबीर दास की। ये पंक्ति किसकी है? कबीर दास की है। 14 नंबर के क्वेश्चन में हमन है, ये कबीर दास ने कहा था। डी नंबर की पंक्ति में डी नंबर आपने जो लगा दिया रश्मि पाठक जी, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि हिंदू मग पर पांव ना राख्यो, का बहुते जो हिंदू भाक्यो। ये पंक्तियां किस बोली में है? ये किस बोली में है और ये पंक्तियां हैं किसकी? ये भी आपको बताना है। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं और ये किस बोली में है? तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा। कवि का नाम याद आ जाएगा तो भाषा अपने आप निकल के आ जाएगी। 15 नंबर का क्वेश्चन, बताइए ये पंक्ति किसकी है? तो आपको पता है कि सर हिंदू मग पर पांव न राख्यो, का बहुते जो हिंदू भाक्यो। तो आपने पढ़ा कि सर ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं नूर मोहम्मद की। और नूर मोहम्मद जो है दोस्तों, इन्होंने सूफी काव्य लिखे हैं। और सूफी काव्य लिखे हैं तो सूफी काव्य की जो भाषा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? अवधी मानी जाती है। अवधी मानी जाती है तो ये पंक्तियां किस भाषा की होंगी? अवधी भाषा की होंगी, ठीक है। तो अवधी में आपको सी नंबर जो आपने लगाया अवधी, वो बिल्कुल सही है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर नाचता हूं, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? एक तनी हुई रस्सी है जिस पर नाचता हूं, अज्ञे की है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। 16 नंबर का क्वेश्चन बताना है ममता जी, बताइए। सौरभ कुमार जी, कमलाकांत जी, अरुण जी, गंगवार प्रश्न क्रमांक 16 नंबर में एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, ये पंक्तियां बताना है। ये पंक्तियां किसकी हैं बताइए। किशोरी लाल जी बताइए यहां पर 16 नंबर के क्वेश्चन में, और यहां पर उत्तर हो जाएगा कि सर ये जो है ये अज्ञे याद कर लेना, ठीक है। तो एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, इस पंक्ति के रचनाकार अज्ञे हैं, है ना। हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो ये नंबर सही। युग धारा के रचनाकार कौन है? मैंने आपको कई बार बताया वो रचना पूछी जाती है। एक रचना है युग धार और एक रचना है युग धारा, रावंत जी, ठीक है। तो यहां पर आपको चयन करना है युगधारा और युगधार। युगधार तो आपको पता है कि सोहनलाल द्विवेदी की रचना युगधार है, और युगधारा के रचनाकार कौन है ये भी आपको पता होनी चाहिए। और कई बार आपने पढ़ा है कि सर नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? तो 1911 में नागार्जुन, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। कि नागार्जुन को याद रख लेना, जिन्हें आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है। इनकी एक युगधारा रचना है युगधारा। तो आपका उत्तर सी की ओर चला गया। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, 18 नंबर। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां आपसे पूछी गई मन्नत जी। ये पंक्तियां बहुत ही बढ़िया पंक्ति पूछी गई हैं। ये बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर, बताइए। उदय यादव जी, विमलेश कुमार जी, सतीश कुमार जी, निशा वर्मा जी, प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का क्वेश्चन है। और 18 में आपने बताया कि सर ये जो पंक्तियां हैं कि शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन
अग्गे जी की पंक्ति है, यानी कि आपका उत्तर बादशाह अग्गे में बी नंबर सही है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नांगरी। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? 19 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नांगरी, ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रेम पथिक। ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए, प्रमिला जी बताइए, शिवानी ठाकुर जी, बीरेंद्र जी, गीता खलेल जी। 19 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। साथियों, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना, 20 तारीख तक ऑफर है, 20 मार्च तक 1200 में 12 महीने का ये ऑफर चल रहा है, 1200 में 12 महीने का। तो यहाँ पर बीती विभावरी जागरी आपसे पूछा गया 19 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर चला गया कि सर जो ये बीती विभावरी जागरी ये पंक्तियां पूछी गई हैं, ये पंक्तियां पूछी गई लहर से, लहर काव्य संग्रह से, यानी कि आपका डी नंबर सही है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने डी बताया है उनका आंसर सही है। ठीक है, और जिन भी साथियों को दोस्तों एक कोर्स परचेस करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं ये कोर्स। जिन भी साथियों को परचेस करना है, ये 2 पार्ट में है। एक पार्ट में पूरा पद्य साहित्य, दूसरे में पूरा गद्य साहित्य, यानी कि एक में दोस्तों आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, ये सारे हैं। एक में आपके नाटक, निबंध और दोस्तों आपकी कहानी। ठीक है, गद्य की अन्य विधाएं, आत्मकथा, संस्मरण, पत्र पत्रिकाएं, एक में वो है। तो ये 2 पार्ट हैं, और दोनों पार्ट के जो है दोस्तों आप 2100 रुपए में आप इनको पे करके इनको अपने घर में मंगवा सकते हैं वाई पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, अब पे कैसे करना है? तो नीचे नंबर चल रहा है दोस्तों एक 9098609291 वाला, इस पर फोन पे कर सकते हो, और दोस्तों सीधा आप इसको परचेस कर सकते हो, मतलब फोन पे कर सकते हो, और उसके बाद स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पर देना उसी नंबर पर, और अपना पूरा पता उस पर देना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, पिन नंबर, अपना एरिया जो पोस्ट आते हैं वो वाला। ठीक है, और जिनको दोस्तों आपको एडमिशन लेना है, लाइव क्लासों के माध्यम से पढ़ना है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, सेल्फ स्टडी क्लासेस, जिसमें आप 1200 में 12 महीने दोस्तों निरंतर अध्ययन कर सकते हो और पढ़ सकते हो। लाइव क्लासों को अटेंड कर सकते हो। अर्पिता जी, ज्योति जी, नीता जी, गीता जी, सृजन जी, लवली जी, ठीक है, प्रमिला जी, वीरेंद्र, दारसू जी, राहुल राज जी, मधु जी, ठीक है, रेखा जी, अरुण जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सिया अग्रवाल जी, रागिनी जी, अनुराग जी, अर्चना लोधी जी, रीता कांत जी, सभी साथियों को धन्यवाद। और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें दोस्तों, इसी प्रकार से लगे रहें।